नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त अथरुद्दीन मुन्ने भारती। आज हम मौजूद हैं सैयद रुमान हाशमी साहब। जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और बड़ी गहरी पकड़ है इनकी विदेश मामलों में। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल, जो तनाव है उस पर। तो रुमान हाशमी साहब, ये तनाव क्यों है? आ, देखिए, तनाव कोई आज का नहीं है। 40 साल से ऊपर हो चुका है। जब 1979 में ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ और रज़ा शाह पहलवी को छोड़ के जाना पड़ा, उसके बाद से ही डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे, कूटनीतिक संबंध थे, वो ख़त्म हो गए। वो एक अलग बात है कि इनडायरेक्टली कभी कभी इंटरनेशनल एरेना पे ऐसा देखा गया कि दोनों के बीच कुछ संबंध कायम हुए, जी जी। जैसे कॉन्ट्रा आर्म्स डील को लेकर के निकारागुआ का आर्म्स सप्लाई का मामला था। मगर आमतौर पर सीधे संबंध खत्म है। यहाँ तक कि आज की तारीख में आप देखिए तो ट्रेड वगैरह को लेकर के मामला खत्म है। अब ईरान में जो नॉन पॉलिटिकल उनका निज़ाम है, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ नहीं है, होते हैं उम्मीदवार अपने तौर पे, और जो सुप्रीम जो गार्जियन काउंसिल है, वो गार्जियन काउंसिल इलेक्ट करती, स्क्रूटनी करती है कौन खड़ा होगा, कौन फाइट करेगा इलेक्शन, कौन नहीं करेगा। इससे जो लिबरल लोग हैं, सेकुलर माइंड के लीडर हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके भी दोनों में तनाव है, अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान यूरेनियम का जो इनरिच करना बंद कर दे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको लेके संबंध बिगड़ गया है। जो रज़ा शाह पहलवी से के टाइम में जो संबंध थे, वो संबंध फिर दोबारा बहाल होने की कोई उम्मीद इस रिजीम में तो नज़र नहीं आती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं, वेस्ट भी चाह रहे हैं कि अब जो इस्लामिक सरकार है वो जाए और नए लोग आए, लिबरल लोग आए। तो इस्लामी सरकार जाए और नए लोग आए, ये ट्रंप का के साथ में और लोगों की भी उम्मीदें हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि ईरान में जो अमेरिका और ईरान या इजराइल, इन लोगों के बीच में जो संघर्ष का वो कौन सा मुद्दा है जिस पर बिल्कुल आमने सामने है? अगर देखिए, करंट अगर आप देखिएगा तो ईरान की जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, अ, इसने एक फोर्स बनाया, मोबिलाइजेशन फोर्स, एक जिसमें दुनिया भर के जो लोगों से, दुनिया भर के लोगों को उसमें शामिल करके, लेबनान से लेकर के, सीरिया से लेकर के, जी इराक जी। इराक में हर जगह वो एक मिलिशिया के तौर पे फाइट करने लगी। जहाँ पर भी अ, ईरानी इंटरेस्ट को खतरा हुआ, या ईरानी सपोर्टर गवर्नमेंट, जैसे सीरिया में, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, उसके उसको उसके इजराइल के साथ चाहे लड़ाई हुई हो, या सीरिया में बशीर असद की सरकार को बचाने का हो, तो हिजबुल्लाह के फाइटर भी सीरिया में पहुंचे। और इस्लामिक मोबिलाइजेशन फोर्स जो है, जिसमें अफगानिस्तान के भी फाइटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी फाइटर्स हैं, दुनिया भर के उसमें फाइटर्स लोगों का एक ग्रुप है उस मोबिलाइजेशन फोर्स में। अमेरिका और इसराइल ये चाहता है कि ये डिसबैंड हो। अब जाकर के ईरान कमज़ोर हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो गया हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से। लेबनान की सरकार धीरे धीरे उन जगहों पे काबिज हो रही है, जगहों को अपने एक्वायर कर रही है। लेबनानी आर्मी, जहाँ पहले हिजबुल्लाह के फाइटर थे, उसी तरह से सीरिया में बशीर अल असद का खात्मा हुआ। नई सरकार आई, जो वो भी काफ़ी रेडिकल है, वो अलकायदा के ही लोग, ISIL जो है, ISIS के लोग थे वो जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया, अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया उस सरकार को, सिर्फ इसलिए कि ये एंटी ईरानी गवर्नमेंट है। तो ऐस एंटी ईरानी गवर्नमेंट है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ये नहीं चाहते हैं कि ईरान का ईरान से बाहर कोई असर हो,
पॉलिटिकल असर वो अपना यानी इस्टेब्लिश ईरान करे। मजबूत हो वो ये नहीं चाहते। हाँ, ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौर में। अच्छा, इस ये ईरान मजबूत हो ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त किसके साथ खड़ा है? अमेरिका क्या मतलब है अमेरिका तनाव जो है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका क्या जो उनके आज मतलब क्या उस कंट्री के अंदर अमेरिका में खुद भी तो बड़ी बगावत है? नहीं, ऐसा कुछ अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और इतना लिबरल मुल्क है, और टू पार्टी, बेसिकली टू पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। और आज़ादी इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज़ को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। अगर अगर नाराज़गी नहीं होती तो फिर ये मेयर का चुनाव कह मेयर, रहे हैं आप? जी हाँ, वो उस उसकी नाराजगी का असर था। नाज़ी का असर था उसकी पॉलिसीज़ को लेकर के। लेकिन ये सारी तब्दीलियाँ वहाँ पे वोट के ज़रिए होता है, और प्लस वहाँ जो फेडरल जो कोर्ट है, जो अदालतें हैं, उनके फैसले होते हैं, जो जिस वजह कर वहाँ के हुक्मरान उस तरह से डिक्टेटर नहीं हो सकते हैं जैसा आम तौर पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, या फिर इवन व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से डिक्टेटर, मतलब एक तरह से डिक्टेटर ही बने हुए हैं वहाँ पे। वन पार्टी सिस्टम है, वो है लंबे समय से, तो वही वही है। ये चीज़ अमेरिका इस मामले में लकी है कि उसकी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ का प्रेसिडेंट चाह करके भी, जैसे वो थर्ड टर्म चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हम हो जाएं, हम्म। लेकिन वो सेकंड टर्म के अलावा थर्ड टर्म वो नहीं हो सकते, उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में वो बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो भले उनकी ख्वाहिश हो। लेकिन जो वहाँ पर नाराज़गी है जो आप बात कर रहे हैं, वो आइस को लेकर के है। जिस तरह से वहाँ पे लोगों को पकड़ करके उठा के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, इंटरव्यू देने कोई गया है, सिटीजनशिप के लिए इंटरव्यू गया है, ग्रीन कार्ड है, उनको ही पकड़ के डिपोर्ट कर दे रहे हैं। इवन नेटिव अमेरिकन्स, रेस के बुनियाद पे, कलर के बुनियाद पे, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन उन वो ही उनको भी हरास किया जा रहा है, तो उनको भी झेलना पड़ उन रहा है। लोग उन्हें भी पकड़ लिया जा रहा है कि अपना कार्ड दिखाओ, कहाँ के हो, अमेरिकन हो नहीं हो, हरसमेंट। जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये आइस है, उसके ड्रेस कोड भी देखिए जिस तरह का है, और जो रवैया है। अभी एक लेडी को गोली मार दिया, उसने कार लेके वो भागने की कोशिश की, और उसको सपोर्ट किया बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो कार चढ़ा रहा था, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कार नहीं, रिवर्स करके वो टर्न करके निकलना चाह रही थी। तो इस तरह के जो एटीट्यूड है, जो आइस को बनाया है, जिस तरह जी। से उसके इसको लेके नाराजगी है। और इसका वहाँ पे आने वाले समय में भी चुनाव भी होने वाला है। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को या रिपब्लिकन पार्टी को इसके नतीजे तो भुगतने होंगे। उसके नतीजे भुगतने होंगे। ये जो पूरा तनाव है, उस तनाव में भारत और दक्षिण एशिया, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल हाँ। ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है, देखें, ऐसा है कि ये जो तनाव है इसको देखना पड़ेगा। तनाव सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका, इजराइल ये या ईरान या फिर फ़लस्तीन का मुद्दा है। एक बहुत बड़ा तनाव यूरोप ये झेल रहा है कि 3 साल से जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन को यूक्रेन के लेकर बीच के। में। वेस्ट का ये समझ है कि रशिया कॉलोनियल वॉर लड़ रहा है, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ, क्योंकि कभी यूक्रेन सोवियत रशिया के ज़माने में रशिया का हिस्सा था। हम्म। और व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन के बड़े हिस्से को, कम से कम पूरे यूक्रेन को नहीं तो यूक्रेन के बड़े हिस्से को वो अपने में मिला लें, और ये कॉलोनियल वार माइंडसेट है। इसका नतीजा ये है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव यूक्रेन वार को लेकर के वेस्ट पर भी है, और दूसरे जो मुल्क हैं उन पर भी है, क्योंकि चाहे वो एनर्जी का मामला हो, अब भारत ही है वो रशिया से तेल लेता है, यूरोप है वो विंटर का नहीं सीजन, तो आप जहाँ विंटर का तेल, सीजन है। यानी जब आप तेल की बात कर रहे हैं, तो वो तेल का जो खेल था, जो ट्रंप ने रूस रशिया से जब तेल लिया था इन्होंने, तो हम्म। क्या कहा था? भाई ट्रंप देखें, ट्रंप तो अमेरिका की पॉलिसी ही ये है, नीति ये है कि जो अपने लिए वो जो करेंगे उनको माफ है। वो तो 2028 तक कह रहे कि हम तेल लेते रहेंगे रशिया से, और 2028 के बाद ही वो जिस तरह से वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, उसका वो तेल निकालना शुरू करेंगे। पहले तो करीब $50 बिलियन, कहीं ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी पूरे पाइपलाइंस को, लाइन को, और
रिफाइनरी प्लांट की मशीनरी को चेंज करने में वेनेजुएला में, तो अच्छा। एक समय लगेगा लंबा। अब उसको वो पूरा चेंज करेगा अमेरिका, फिर वहां से उसका तेल लेना वो शुरू करेगा, बड़े पैमाने पे अभी भी निकल रहा है, बट वो आउटपुट नहीं क्या है। तो तब वो जाके रशिया का तेल लेना बंद करेंगे। तो अमेरिका, आप देखिए ना, एम्बार्गो लगा हुआ है ना ईरान के साथ लंबे समय से, लेकिन आज भी कुछ एसेंशियल चीज हैं जो करीब 400 मिलियन, कम ही है, 400 मिलियन कुछ नहीं होता एक्सपोर्ट में, बट उतना अमेरिका तो ले रहा है ईरान से, कुछ डायरेक्टली ले रहा है और कुछ इनडायरेक्टली वाया दुबई। तो सब तेल का खेल जाहिर सी बात है ना? अगर अगर आप देखें ना, अगर कॉफी कोको पैदा करने वाला मुल्क होता है ईरान या इराक या लीबिया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता क्या उसके ऊपर? क्यों नहीं जिम्बाब्वे में चला जा रहा है? क्यों नहीं बुर्किना फासो में जा रहा है? क्यों नहीं कीनिया में, सोमालिया में चला जा रहा है? क्योंकि वहाँ तेल नहीं है। जिस मुल्क में तेल होगा वह उस पर तो अमेरिका पहले भी कार्रवाई करता रहा है, और आगे भी करता रहेगा। तेल के कुएं पे वो आगे भी करता रहेगा। वो आगे भी करता रहेगा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका, ये दोनों बहुत फिक्रमंद हैं। तो क्या यही दोनों फिक्रमंद हैं या पूरी दुनिया फिक्रमंद है? पूरी दुनिया आज का ही बयान देखें ना आप, मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान का भला कर सकते हैं, मतलब कि ईरानी की जनता का भला कर सकते हैं। तो सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, ये सब फिक्रमंद है। सब चाह रहे हैं कि ईरानी जो मजहबी अभी जो शासन है, हाँ, जो आयतुल्लाहs के जो शासन है वो खत्म हो, और डेमोक्रेटिक और लिबरल और सेकुलर जो 1979 से पहले था वैसी हुकूमत ईरान में फिर कायम हो, जो उनके मिजाज की हो। अभी इनका मिजाज उनसे नहीं मिलता है जी। अमेरिका, इजराइल, इन सब का जो तनाव चल रहा है, इसमें भारत की अहम भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या करना चाहिए भारत को? किसका स्टैंड लेना चाहिए? भारत, अच्छा सवाल है। भारत बहुत ही इस महत्वपूर्ण एक मुकाम पे खड़ा है, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। इजराइल के खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतन्याहू के साथ तो पर्सनल फ्रेंडशिप है। तो इसको डिफ्यूज करने के लिए अगर ईरान मदद मांगता है भारत से, या डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं हमारे मित्र हैं अच्छे, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो तो कुछ वजह है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे तेल के वजह कर, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह ट्रंप के को? बयान नहीं, सपोर्ट नहीं, उनका बयान मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ। वो ऐसा बयान उन्होंने दिया है, जबकि उन्होंने तो झटके पे झटका दिया भारत हाँ, को। मगर बयान तो ऐसे ही दिया है ना कि ही इज अ नाइस पर्सन, पीएम मोदी के बारे में, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन वो लगाया इसलिए है कि उन्होंने रशिया से वो तेल लेते हैं इसलिए टैरिफ लगा दिया है। तो अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी भारत से बोलते हैं भाई कि ये जो टग ऑफ वार है, जिस तरह से रस्साकशी चल रही है, या ईरानी गवर्नमेंट है वो भारत का अप्रोच करती है कि आप मध्यस्थता कीजिए, तो नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो ग्लोबल पॉलिटिकल एरिना में वो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है कि वो इस टेंशन को डिफ्यूज करने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। तो किस तरफ, क्या उनकी खुल के बताइए इस भूमिका। भाई मतलब वो इधर जाएंगे या इधर नहीं, जाएंगे? कारगर भूमिका जो मध्यस्थता करते हैं वो दोनों ये के कि युद्ध को रोकने की जो है, युद्ध के, न सिर्फ युद्ध को रोकने के, बल्कि एक मिनिमम शांति पर प्रस्ताव रिलेशन होगा। एक कायम हो जाए दोनों मुल्कों में, जो डिफ्यूज है, जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करें। जिस तरह से अमेरिका तालिबान के साथ दोहा, कतर इन्वॉल्व हुआ, और कतर में इनडायरेक्टली बात हो रही थी तालिबान और अमेरिका के बीच में, तो उस तरह से भारत वो भूमिका निभा सकता है। न्यू दिल्ली जो है वो भूमिका निभा सकता है कि इस तरह के टेंशन को डिफ्यूज करें और कुछ मिनिमम वर्किंग अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों मुल्कों में, अमेरिका इजराइल के बीच में कुछ शुरू हो। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे द जर्नलिज्म मिरर की खास पेशकश सैयद रुमान हाशमी साहब के साथ एक शानदार इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर।